हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडेस टू इन्वेंट्रीज के कॉन्सेप्ट सारे कर लिए थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड बड़े सारे हमने एग्जांपल्स भी देख लिए थे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार पूरे इंडेस को बहुत क्विक रिकैप हम कर लेंगे, बहुत क्विक रिकैप, बिल्कुल मैं स्पीडली बोलता चले जाऊंगा जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बोला था। इसी तरीके से अब यहां पर भी मैं इंडेस 2 का आपका रिवीजन कराऊंगा। अब आपको मेरी बात कान खोल के आंखें बंद करके बस सुनते जाना है। ठीक है, आप आराम से बिल्कुल हाथ पे हाथ ऐसे बांधकर आराम से बैठ जाओ और बस आंखें बंद कर लो, बिल्कुल फोकस के साथ में सुनते चले जाना है। ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मोबाइल को साइलेंट पे कर दो, आसपास कोई लोग हो उन्हें बाहर कर दो और बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। चलिए, बिल्कुल क्विक रिवीजन हम बात करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा इंडेस टू का नाम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है इन्वेंट्रीज का, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। और ये सारी इन्वेंट्रीज पर लगता है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ कुछ चीजें होती हैं उन पर नहीं लगता, बायोलॉजिकल एसेट पर नहीं लगता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर नहीं लगता। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री में हमने बात करी थी इन्वेंट्री हमारी एसेट होती है जो कि हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रखी हुई है, वो भी हमारी इन्वेंट्री है, जिनको हम क्या कह देते हैं शॉर्ट में फिनिश गुड्स। और अगर आपका इन प्रोडक्शन प्रोसेस है कोई चीज जो भी पूरी तरीके से बनी नहीं है तो वो भी हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, WIP। और अगर कोई भी आपका मटेरियल या सप्लाई रखा हुआ है जो कंज्यूम होना है प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर रीएंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, तो वो भी आपका क्या है, इन्वेंट्री है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, रॉ मटेरियल। इस 3 पॉइंट से रिलेटेड हमने जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल्स बन सकते थे, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल्स हमने ये 8 बनाए थे, ये हमने आपको देख लिए थे। उसके बाद में हमने बात करी थी पैकिंग मटेरियल, कि पैकिंग मटेरियल आपका इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं होगा। इसके लिए इंडेस ने बताया हुआ कि भाई साहब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल तो आपका कवर होगा इन्वेंट्री में, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल आपका इन्वेंट्री में कवर नहीं होगा। फिर हमने बात करी थी भाई साहब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता क्या है। फिर हमने कहा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो है जो आपका गुड्स को, आपकी मेन आइटम ऑफ इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लेकर आता है। तो अगर ऐसी कंडीशन पूरी हो रही है, सेलेबल कंडीशन में आ रही है उस पैकिंग में करने के बाद में, तो आपका क्या है, वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, वो आपका इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर होगा। और अगर आपका सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी नहीं है तो फिर आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है। बात समझ में आती है। इसके लिए हमने कोका कोला कैन और कोका कोला का एग्जांपल लिया था कि भाई आपका कार्टन्स वगैरह। उसके बाद में हमने बात करी मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को किस तरीके से मेजर करते हैं, देखो फिनिश गुड्स और WIP, ये तो हम क्या करते हैं कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर से, क्योंकि फिनिश गुड्स की आप कॉस्ट और NRV दोनों निकाल सकते हो, WIP की भी आप कॉस्ट और NRV दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल की हमने वैल्यूएशन बात करी थी कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन डिपेंड करेगी आपका फिनिश गुड्स पे, कि अगर आपका फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड अबव कॉस्ट है तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट पे रहेगा, और अगर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल को भी आप कॉस्ट और उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी इनमें से भी जो लोअर है उस पर हम दिखा देंगे। क्योंकि जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी NRV अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को नॉर्मली बेचते नहीं है, दैट्स व्हाई उसकी NRV अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कॉस्ट का कंपेरिजन करके वैल्यूएशन करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है आज की डेट में वैल्यूएशन डेट पर अगर उस इन्वेंट्री को खरीदने जाए, उस रॉ मटेरियल को खरीदने जाए तो कितने रुपए का मिलेगा, दैट विल बी अवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, NRV क्या होती है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने इसी पॉइंट से, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे छोटे छोटे, वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में हम आ गए थे अपने अगले टॉपिक की तरफ, NRV। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है नेट मेरे हाथ में कितना पैसा आया। किसी भी गुड्स को बेचने के बाद में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मैं बेचूं तो एस्टिमेटेडली कितना पैसा आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ये आप माइनस कर दोगे तो नेट मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, वही है आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट जो पैसा रियलाइज होगा वही हमारी क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने बात करी थी कि जो आप एस्टिमेट लोगे ना, एस्टिमेट आपके मोस्ट रिलायबल एविडेंस के बेसिस पे अवेलेबल होनी चाहिए जिस टाइम आप एस्टिमेट बना रहे हो। NRV जो है एंटिटी स्पेसिफिक होती है, इसके लिए मैंने पूरा आपको डिटेल में बात करी थी। ठीक है, जो एंटिटी एक्सपेक्टेड है कि रियलाइज कर पाएगी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, एंटिटी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इस चीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, इस कॉन्सेप्ट पर NRV से रिलेटेड हमने बड़े सारे एग्जांपल्स देखे थे, जहां पे हमने देखा कि भी कितना कितना राइट डाउन होगा, ये सारी चीजें कंपैरिजन करके। उसके बाद में NRV और फेयर वैल्यू, NRV और फेयर वैल्यू का जो आपका डिफरेंस है वो भी इंडेस 2 बताता है, ताकि आप NRV और फेयर वैल्यू को दोनों एक ना मान लो, कि आपको ऐसा ना लगे कि NRV और फेयर वैल्यू दोनों एक चीजें हैं। इसलिए उसने क्लैरिफिकेशन के लिए डिफरेंस इन इटसेल्फ इंडेस में बता दिया। तो मोटा मोटा यहां पर हमने बात करी थी कि फेयर वैल्यू जो है आपकी वो एक सेम ही रहती है, कि भाई फेयर वैल्यू इस गुड्स की इतनी है, लेकिन NRV मेरे लिए हो सकता है इस कैलकुलेटर की NRV 400 रुपए है, और इसी कैलकुलेटर की सेम तरह के कैलकुलेटर की आपकी NRV हो सकता है 500 रुपए हो। मतलब NRV एंटिटी स्पेसिफिक हो सकती है, घट बढ़ सकती है, लेकिन फेयर वैल्यू जो होती है वो फेयर है। इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, इसके बारे में इंडेस 113 में हम डिटेल में बात करेंगे, वो पूरा इंडेस ही फेयर वैल्यू पर है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल ले लिया था एक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की हमने बात करी थी। मैंने आपसे बताया था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और जितनी भी कॉस्ट ऐसी लगी जो ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो सारी आपकी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनती है। उसके लिए हमने फिर आपका फॉर्मेट बताया था कि परचेज कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी। तो हमने कहा भाई साहब वेंडर के हाथ से जो परचेज करके लेके आ रहे हो वो परचेज प्राइस आप ले लोगे, उसके बाद में आप उसमें से कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो माइनस कर दोगे, लेकिन कैश डिस्काउंट अगर कोई मिला है बाद में एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो वो आप माइनस नहीं करोगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपका फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की वजह से दैट्स व्हाई माइनस नहीं होता है। तो नेट परचेज प्राइस आ जाएगा। नेट परचेज प्राइस में आप जीएसटी या वैट जो भी लगा है वो आप ऐड कर दोगे। अगर नॉन रिफंडेबल है तो सर आधा रिफंडेबल है आधा नॉन रिफंडेबल है तो नॉन रिफंडेबल वाला पोर्शन निकालकर ऐड कर दो, रिफंडेबल वाला पोर्शन निकालकर आप लेस कर दोगे, ठीक है, अगर ऐड हुआ हुआ है तो। इसी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी जो नॉन रिफंडेबल वाली है वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो आप वेंडर के यहां से अपने यहां पर लेकर आए हो, वेंडर के यहां से अपने गोडाउन तक लेकर आए हो, वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो अपने यहां से कस्टमर तक लेकर आने के लिए अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है वो आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था और आगे भी चल के हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। हैंडलिंग कॉस्ट, आई थिंक ये वाला पॉइंट मैंने अभी बताया नहीं था आपको, चलो अब क्लियर हो गया ये कि जो हमारा देखो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आपकी कहां कवर हो गई, ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए वेंडर के यहां से खरीद कर लेके आया अपने गोडाउन तक, वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐड होगी, लेकिन अपने गोडाउन से कस्टमर तक बेचने के लिए जब कस्टमर के गोडाउन तक लेकर गया तो वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कॉस्ट ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट एंड लोकेशन एंड कंडीशन, वो वाली कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। उसके बाद में हमने कहा था हैंडलिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जनरल पॉइंट है ये, मतलब ये सारे पॉइंट भी इस वाले पॉइंट में कवर हो रहे हैं वैसे, लेकिन इसके बाद में एग्जांपल्स के तौर पे हमने कुछ कुछ बता दिया आपको, उसके बाद में हमने कह दिया जनरल पॉइंट, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर आपने ये वाली बात समझ ली ना, ये वाली अगर बात आपने समझ ली, ठीक है, तो आपको किसी भी आइटम का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा कॉस्ट में, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे थे, एग्जांपल्स देखने के बाद में हमने जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझा था और फिर हमने समझा था कि कैसे कैसे इन्वेंट्री सिर्फ स्टेटमेंट वाइज नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट वाइज प्लस माइनस नहीं, जर्नल एंट्री वाइज और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू किस तरीके से आपका बैलेंस शीट में जाती है, किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। उसके बाद में हमने बात करी थी एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट। एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट क्या क्या है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट में नहीं आएंगी। भाई मैंने कहा जो आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू डायरेक्ट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो आएंगी। अगर इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही कोई कॉस्ट तो आपका इन्वेंट्री में नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए हमने कहा था कोई भी अगर एबनॉर्मल वेस्टेज है मटेरियल की, लेबर की, किसी और अदर रिसोर्सेज की, वो आपका नहीं होगा। स्टोरेज कॉस्ट अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो नहीं आएगा, अगर स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी एडमिन ओवरहेड नहीं आएंगे, आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगी, बोरोइंग कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर इंडेक्स 23 कहता है ऐड कर दो बोरोइंग कॉस्ट को इन्वेंट्री में तो आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सर ये कब कहता है कब नहीं कहता है इंडेक्स 23, तो जब पढ़ेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। इंडेक्स 23 अगर कहेगा कि हाँ बोरोइंग कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दो तो कर देना, अगर वो मना करे तो मत करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इंडेक्स 2 का कोई रोल ही नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट पर एक अलग से इंडेक्स चलता है, ठीक है, इंडेक्स 23। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट पेड अगर आपने क्रेडिट एक्सटेंड कराया अपने वेंडर से कि भाई 3 महीने की जगह 6 महीने का दे दे लेकिन उससे इंटरेस्ट ले लियो कुछ, तो वो जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड अवेल करने के लिए दे रहा हूं वो भी आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद में हमने ये सारी चीजें एग्जांपल्स देखी थी, हर एक पॉइंट पे एक एक एग्जांपल। उसके बाद में हम आ गए थे कन्वर्जन कॉस्ट पे। कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपसे कहा था रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट आता है। इसको कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट लगती है वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट लगती है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको एक तो डायरेक्ट लेबर आता है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आते हैं और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आते हैं। प्रोडक्शन 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 कोई और से ओवरहेड है, अगर एडमिन ओवरहेड है वो नहीं आएंगे, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड नहीं आएंगे, ठीक है, हेड ऑफिस के ओवरहेड नहीं आएंगे। सिर्फ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पे आपका एक्चुअल में फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, गुड्स की आइटम की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वो आपका इसमें कवर होगा। बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई साहब ये जो 3 है ये तो आराम से ऐड हो जाते हैं क्योंकि पर यूनिट अवेलेबल होते हैं, जितने यूनिट बनाए उतने पर यूनिट के हिसाब से ऐड कर दो। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये एनी हाउ आने ही आने आपके, ठीक है, 1 यूनिट बनाओ या 1 करोड़ बनाओ, अगर रेंट है आपका 10 लाख रुपए साल का तो 10 लाख आना ही आना है। चाहे आप ना बनाओ, बैठ के ताश पत्ते खेलो तब भी 10 लाख रुपए का रेंट देना ही देना है, और चाहे जी तोड़ करके 1 करोड़ यूनिट बना दो तब भी 10 लाख देना है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये हमने पूरा देखा था। चलिए उसके बाद में आ जाइए आगे चल के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका ट्रीटमेंट हमें देखना था। इसमें हमने सिंपल आपको बताया था कि भाई साहब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो आप एक्चुअल में इनकर्ड करते हो, जो आप एक्चुअल में इनकर्ड करते हो, जो अपने वेंडर को रेंट दोगे, उस रेंट में से मान लो 12 लाख रुपए आपने रेंट दिया, इस रेंट में से कितना पोर्शन आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे अपना, और रेंट में से
नेट ऑफ हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा और कितना पीएल में जाएगा। तो हमने बोला था एक्चुअल यूनिट आपने जितनी बनाई है मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उतना पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा इन्वेंट्री में। फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलेगा सर, जितने भी आपने फिक्स्ड ओवरहेड इनकर करें उसको आप डिवाइड कर दोगे नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और एक्चुअल यूनिट जितने आपने प्रोड्यूस करें व्हिचएवर इज हायर, इसके बेसिस पे जो आपका एक रिकवरी रेट निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू आएगी वो आपका इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जितने आपके एक्चुअल में इनकर्ड हुए उसमें से जितने इन्वेंट्री में ऐड हो गए वो आप माइनस कर दोगे, बाकी जो बचे हुए फिक्स्ड ओवरहेड है वो आपके रिमेन इन पीएल एज एन एक्सपेंस, ठीक है। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वो आपने माइनस करके पीएल में दिखा देने। बात समझ में आ गई थी। इसके लिए भी हमने बताया था कि इसमें पीएल में अलग से कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हो ना तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एकेडमिकली जब आप अपने आंसर लिखोगे तो आपको करके दिखाना है स्पेशली कि भाई ये इतना इतना फिक्स्ड ओवरहेड जो है ये माइनस करके इतना इतना रिमेन इन पीएल गया, ठीक है। तो एग्जाम में आपको करके दिखाना है। उसके बाद में हमने बड़े सारे इसमें एग्जांपल्स देखे थे, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम आगे चल के। हमने बात करी थी कि भाई साहब जब आप प्रोडक्शन का प्रोसेस चलाओगे तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट निकल कर आएगा। जिसमें हमने कहा था कि मिल्क से मैंने आपका मान के चलो कुछ घी बनाया, दही बनाया और आपने कुछ और चीज बनाई, ठीक है। तो ये चीजें आपकी निकल कर आई, ठीक है। मलाई, हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई आपका क्रीम भी निकल के आ सकती है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से होगा, उसमें कॉस्ट का एलोकेशन कैसे होगा, तो हमने सिंपल इसमें बात करी थी कि आपका जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल कर आ सकते हैं तो आपका उसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका आउटकम या तो ज्वाइंट प्रोडक्ट है या फिर आपका आउटकम ज्वाइंट प्रोडक्ट के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी निकल कर आ गया। फिर हमने कहा कि अगर आपका प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट है, अगर आपके दो प्रोडक्ट निकल कर आए, आपने रॉ मटेरियल डाला उसमें से फिनिश गुड्स 1 और फिनिश गुड्स 2 निकल कर आया और जो आपने रॉ मटेरियल जितने रुपए का डाला उसकी कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, साफ पता लग रहा है आपका कि इतनी कॉस्ट जो है आपका फिनिश गुड्स ए बनाने के लिए लगी है, इतना फिनिश गुड्स बी के लिए लगी है, तो आपका सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी इतनी कॉस्ट जिस गुड्स पर लगी है, जिस फिनिश गुड्स पर लगी है उतना उतना एलोकेट कर दोगे। लेकिन अगर आपका जो आपका रॉ मटेरियल जितना लगा है वो आपको पता नहीं लग पा रहा कि 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा है, इससे फिनिश गुड्स 1 में कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, फिनिश गुड्स 2 में कितनी कॉस्ट लगी है, पता ही नहीं लग पा रहा है, तो आप क्या करोगे, एलोकेट कर दोगे जॉइंट कॉस्ट को बिटवीन ईच प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, कि फिनिश गुड्स 1 और फिनिश गुड्स 2 को बेचकर कितना पैसा आएगा उसका रेशियो में आप 5 लाख रुपए की कॉस्ट जो रॉ मटेरियल की थी जिससे वो दोनों फिनिश गुड्स बने उस कॉस्ट को एलोकेट कर दोगे इन द बोथ जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था कि अगर आपका आउटकम मेन प्रोडक्ट निकल कर आए, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट निकल कर आए 2, जॉइंट प्रोडक्ट 1 और 2 और उसके साथ में बाई प्रोडक्ट भी निकल कर आ गया। उसके बाद में कहता है कि आप ये देखो बाई प्रोडक्ट अगर इमटेरियल है या फिर बाई प्रोडक्ट मटेरियल है। हमने कहा बाई प्रोडक्ट अगर इमटेरियल है तो आप क्या करो कि बाई प्रोडक्ट की जो एनआरवी है, बाई प्रोडक्ट की एनआरवी एस्टिमेट कर लो, वैसे ही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू सेल करके एनआरवी आ जाएगा। उस एनआरवी को आप क्या करो, ज्वाइंट कॉस्ट जो आपकी इनिशियली लगी थी उससे माइनस करके ज्वाइंट कॉस्ट को नेट ज्वाइंट कॉस्ट बना लो। नेट ज्वाइंट कॉस्ट को आप क्या करोगे, आप एनआरवी के नेट ज्वाइंट कॉस्ट को आप क्या करोगे, आप जो दोनों मेन प्रोडक्ट है उनके रेशियो में, उनके सेल्स रेशियो में उसको बांट दोगे। मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट को नेट, ज्वाइंट कॉस्ट को आपने नेट कर दिया बाय प्रोडक्ट की एनआरवी से। और अगर आपका बाय प्रोडक्ट मटेरियल है तो आप बाय प्रोडक्ट को भी मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो, मतलब जैसे आपका बाय प्रोडक्ट भी अपने आप में एक मेन प्रोडक्ट है उसके तरीके से करो। तो हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे 3 मेन प्रोडक्ट है मेरे, तो ज्वाइंट कॉस्ट जो लगी आपकी वो 3 मेन प्रोडक्ट में आप एलोकेट कर दोगे। बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने कहा था भाई साहब अगर कोई भी आपका सेल्स स्क्रैप आ गया, सेल्स स्क्रैप आ गया तो सेल्स स्क्रैप को भी आप ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करके नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लोगे कि भाई 1 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट जेब से लगी और स्क्रैप कबाड़ा बेच के 5,000 रुपए आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा मेरी जेब से क्या नेट कॉस्ट लगी, नेट ज्वाइंट कॉस्ट 95,000 लगी, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। इसके लिए हमने बड़े सारे एग्जांपल्स देखे थे, छोटे छोटे एग्जांपल से बिल्कुल जीरो से चलते हुए आए थे और इसी एग्जांपल को, एक ही एग्जांपल को हमने खोल खोल के आगे चल के कॉम्प्लेक्स बनाते चले गए थे। इजी टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमने सारा पूरा ज्वाइंट प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बात करी थी कि आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसका ट्रीटमेंट क्या बताता है, इंडेक्स 41। इंडेक्स 41 कहता है कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको इनिशियली और आप सब्सिक्वेंटली भी, ठीक है। अभी इनिशियली की बात करते हैं। इनिशियली आप किस पे मेजर करते हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, कॉस्ट पर नहीं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर आप मेजर करते हो। और जिस दिन उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर इंडेक्स 41 लगना बंद हो जाएगा और इंडेक्स 2 लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडेक्स 2 तो फिर कहता है कि भाई सब कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पर वैल्यू करना है। तो एनआरवी तो चलो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की निकाल लोगे आप, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप बेचकर कितना पैसा मिलेगा वो तो पता लग जाएगा, लेकिन कॉस्ट क्या, कॉस्ट से कंपेयर करने के लिए बोलेगा, इंडेक्स 2 कहेगा भाई साहब कॉस्ट लाओ, अब कॉस्ट तो है नहीं। मैंने इसमें मिल्क का एग्जांपल लिया था, अगर काऊ से मैंने मिल्क निकाला तो काऊ से मिल्क निकालने में मिल्क की कॉस्ट कितनी पता नहीं,
ठीक है, तो कॉस्ट तो पता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी उसी को इंडेक्स 2 की एप्लीकेशन वाले दिन कॉस्ट मान लेंगे एज पर इंडेक्स 2। बात समझ में आती है? तो ये कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाया, क्योंकि आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसकी कॉस्ट निकाल पाओ, रिलायबली एस्टिमेट कर पाओ। ठीक है, तो इस वजह से ये मजबूरी रही होगी, दैट्स व्हाई इंडेक्स ने उस मजबूरी का आंसर ये करके दे दिया कि भाई साहब जो आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी ना, उसी को हम जो है कॉस्ट मान लेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स 2। चलिए, उसके बाद में हमने बात करी थी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक, कि भाई साहब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक, टेक्निक मतलब शॉर्टकट, मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, एक तो आपका तरीका है आप एक एक इन्वेंट्री को उठाओ और जोड़ते जाओ, एक एक इन्वेंट्री की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट सारी निकालो, फिर अगली इन्वेंट्री पकड़ो उसकी निकालो। तो अगर हमारे पास में 1 करोड़ इन्वेंट्री है तो हम तो पागल हो जाएंगे करते करते। तो इसके लिए हमने बात करी थी कि भाई साहब आपके पास में कौन कौन से मेथड है। आपके पास में इन्वेंट्री 2 तरह की हो सकती है। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि भाई साहब इन्वेंट्री या तो इंटरचेंजेबल है या फिर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है। इसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, एग्जांपल लेके हमने पल्सर बाइक का एग्जांपल लिया था। ठीक है, और इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है का एग्जांपल लिया था हमने ज्वेलरी शॉप के। ज्वेलरी शॉप में अगर 50 नेकलेस भी रखें तो 50 के 50 हो सकता है अपने अपने यूनिक हो, किसी न किसी बेसिस पे अलग हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो वहां पर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है कि एक नेकलेस की जगह दूसरा नेकलेस दे दूंगा। अगर मैडम को ये वाला पसंद आया तो यही देना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते अच्छा ये दूसरा वाला दे दो वो भी इसके जैसा है, वो सारे अलग होते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल अगर आपके पास है तो आपके पास फिर से 2 मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड या फिर नॉन हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में कहता है आपका फीफो और वेटेड एवरेज के हिसाब से निकाल लो। फीफो में क्या मानते हैं हम, फीफो में पहले जो आया वो ही पहले बिका होगा। ठीक है, उसके हिसाब से जो आपका इन्वेंट्री बचेगा वो आपका लास्ट वाले जो परचेस करेंगे वो इन्वेंट्री बचेगा, उसकी जितनी कॉस्ट जितने परचेस किया है वो आपका आ जाएगा। वेटेड एवरेज के हिसाब से हम कहते हैं कि सारी कॉस्ट जितनी इतने रुपए की परचेस करी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आप कर दोगे तो एक एवरेज रेट निकल कर आ जाएगा। अब क्लोजिंग में जितनी यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक में जितनी यूनिट से मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट कर दोगे आपका, तो स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। नॉन हिस्टोरिकल मेथड में हमने कहा था रिटेल इन्वेंट्री, आपका जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसमें क्या करते हैं हम, सेल्स प्राइस में से माइनस कर देते हैं, सेल्स प्राइस में से माइनस कर देते हैं आप परसेंटेज ऑफ मार्जिन के। भाई जितना का सेल करोगे उसमें जितना कमा रहे हो वो माइनस कर दो तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, यहां पर मटेरियल, लेबर और सारी ओवरहेड्स वगैरह के जो आपका लेवल होता है उसके हिसाब से रखते हुए हम जो है कॉस्ट निकालते हैं कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर इतनी है तो इसके जैसे बाकी दूसरे प्रोडक्ट जो है उनकी भी कॉस्ट इतनी ही रही होगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लिया था इनमें सब में। ठीक है, सब में एक एक एग्जांपल लेकर हमने इस चीज को समझा था। उसके बाद में हमने राइट डाउन समझा था, राइट डाउन और रिवर्सल। तो यहां पर हमने देखा था भाई साहब, जैसे कि आप हम ये कहते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पर आपको इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना है। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पर आपको वैल्यूएशन करना है। तो अगर मान लो कॉस्ट 100 रुपए है, एनआरवी 90 रुपए, तो हम क्या कहेंगे, एनआरवी तक आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को लेकर आ जाओ। तो 10 रुपए का क्या हो गया, राइट डाउन हो गया। ये राइट डाउन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में राइट डाउन होने का मतलब क्या हो गया, इनकम का कम होना, इनकम का कम होना मतलब खर्चे का बढ़ना, खर्चे का मतलब बढ़ना मतलब लॉस का बढ़ना। तो कुल मिला के राइट डाउन हमारा लॉस कहां बुक हो जाएगा, अल्टीमेटली पीएल में बुक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिवर्सल कितना होगा, तो रिवर्सल हमने रिवर्सल में हमने ये चीज कंडीशन समझी थी कि जब आप रिवर्सल करोगे ना उस राइट डाउन का, तो रिवर्सल कब होगा, एक तो जब आगे चल के एनआरवी बढ़ जाए, मतलब पहले अगर एनआरवी 90 है तो अगले साल अगर एनआरवी 90 से ज्यादा हुई तो ही रिवर्सल की सिचुएशन आएगी, मतलब अपोजिट सिचुएशन जब आ जाए। ठीक है, तो उसमें हमने ये समझा था कि अगर आपका रिवर्सल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिवर्सल मैक्सिमम उतना ही हो जितना कि आप पीछे राइट डाउन कर चुके हो, उससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं हो सकता ना भाई। रिवर्स कोई चीज उतनी तो होगी जितना पहले इफेक्ट लिया था, उसी चीज को तो उतना ही तो रिवर्स कर सकते हो। अगर आपने पीछे 30 रुपए का रिवर्स राइट डाउन किया था तो आप मैक्सिमम रिवर्सल भी 30 रुपए का कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखनी है। और आप रिवर्सल करने के बाद जो फाइनल नेट न्यू कैरिंग अमाउंट आएगा वो न्यू कैरिंग अमाउंट कॉस्ट और एनआरवी एट द टाइम ऑफ दैट न्यू कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर वाली कंडीशन को पूरा कर रहा हूं। तो इसका मतलब आपका जो रिवर्सल है वो उतना ही है जितना हो सकता है एज पर इंडेक्स 2। इसके लिए हमने 3 एग्जांपल समझे थे, ये एग्जांपल आप देख लेना। उसके बाद में हमने कहा था कंपैरिजन कॉस्ट और एनआरवी का कैसे करेंगे। जब हम कहते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी कंपैरिजन कर लेंगे, कॉस्ट और एनआरवी कंपैरिजन कर लेंगे, तो हमने कहा था आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। एक एक आइटम को उठाएंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे, एनआरवी देखेंगे और आपका वैल्यूएशन निकालेंगे जो भी लोअर होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हमारी कितने आएगी 36, और अगर हम ग्रुप बेसिस पे करेंगे तो आपका 40 आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका 36 रुपए का आपका एनआरवी आ जाएगा आइटम बाय आइटम बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे कहता है रिकॉग्निशन इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस को आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हमने बात करी थी कि जब आपका आइटम ऑफ इन्वेंट्री बिक जाएगा तो उस दिन आपका इन्वेंट्री कहां से, बैलेंस शीट से उठ के सीओजीएस में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जिस दिन आप अपनी इन्वेंट्री का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, जिस दिन उसको बेच दोगे, तो जैसे ही आप बेच दोगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे ना उस इन्वेंट्री का, तो अब करस्पॉन्डिंगली कॉस्ट भी तो आनी चाहिए।
करस्पॉन्डिंगली कॉस्ट कैसे आएगी, इसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी। इन नटशेल अगर बात करूं मैं, तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, तो टू इन्वेंट्री जो है वो हम सीओजीएस के तौर पर लिखते हैं, बात समझ में आती है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री डेबिट में आके आपकी कॉस्ट बुक जाएगी, और जैसे ही इन्वेंट्री को क्रेडिट करोगे आप, तो आपका बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगी इन्वेंट्री, बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई साहब इन्वेंट्री को सर आपने कहा कि जब बेच देते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं बेचा ही नहीं, मैंने उसको किसी और अपनी एसेट बनाने में कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट को हम अपना मान लो पीपी बनाई मैंने, ठीक है, एग्जांपल दिया था मैंने आपको कबर्ड वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो कबर्ड वाले एग्जांपल में मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब आपकी कुछ मटेरियल है वो आपने जो है कबर्ड बनाने में यूज कर दिया, तो इसका मतलब वो मटेरियल आपका बिका तो नहीं, ठीक है, जो इन्वेंट्री तो बिकी नहीं, लेकिन आपका कैपिटलाइज हो गई आपकी पीपी में, ठीक है। तो वो पीपी में कैपिटलाइज हो जाएगी, तो वो आपका पीएल में कब जाएगी सर, जब उस पीपी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली उस वैल्यू पर भी लगेगा जो हमने पीपी, जो हमने इन्वेंट्री कैपिटलाइज कर रखी है, ठीक है। तो उस पर आपका क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन के रूप में वो पीएल में ट्रांसफर होगी। उसके बाद में हमने डिस्क्लोजर्स कुछ देखे थे कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी आपने क्या लगाई है, एनालिसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट, रॉ मटेरियल कितना, डब्ल्यूआईपी कितना, फिनिश्ड गुड्स कितना, इस पे वैल्यूएशन कैसे कैसे करी, इन्वेंट्री कैरीड, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है तो वो आप बताओगे, आपने कितना अमाउंट प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज किया, एक्सपेंस रिलेटेड रेवेन्यू कितना करा, राइट डाउन कितना किया, उसका रिवर्सल कितना किया, कोई इन्वेंट्री अगर प्लेस सिक्योरिटी के लिए करी हुई है तो वो सारी चीजें आप बताओगे, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्विक रिकैप रिवीजन, जहां पर हमने सारा क्विकली बिल्कुल रिकैप ले लिया पूरे इंडेक्स का, कितनी देर, लगभग 20 मिनट हमें लगे, ठीक है, 20 मिनट में हमने सारा देख लिया। चलिए अब आते हैं हम स्लोली क्वेश्चंस करेंगे आराम आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। आइए क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। क्वेश्चन बैंक पे आते हैं, आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अब बिल्कुल ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट को लिंक करते जाएंगे कि भाई साहब आपने इस क्वेश्चन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, वो मैं आपको रिकॉल कराता चला जाऊंगा कि हमने ये चीज पढ़ी थी, इसमें इस तरीके से करा था, ठीक है, ये चीज हमने करी थी, तो रिकॉल में छोटा छोटा करता रहूंगा, तो आपको समझ में आएगा, आपको एक हैबिट बनेगी कि आप जब मेन एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आप उस क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि हाँ ये चीज मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर मैटर पर कॉन्सेप्ट इंडेक्स का ये कहता था। उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके फिर आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए हम भी इसी तरीके से करेंगे। ऐसा मैं शुरू के 4-5 इंडेक्स जब हम करेंगे ना, तो मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद आपको खुद हैबिट पड़ जाएगी कि जब भी क्वेश्चन करना होता है तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथ में, लेकिन बैक एंड माइंड में हमारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट रिकॉल होते चले जाने चाहिए कि अच्छा इसके लिए हमने ये पढ़ा था, इसके लिए ऐसा पढ़ा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन वे में हम क्वेश्चन बस पढ़ते जाए, ठीक है। हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली अपने आप को लिंक करके चलना है। चलिए, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, सबसे ज्यादा मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है, जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर को करेक्टली एड्रेस करना है कि क्वेश्चन की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स थी उस एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को हम करेक्टली बिल्कुल एड्रेस कर सके कि भाई ये पूछा था ये रहा, ये पूछा था ये रहा, और बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट हम लिख के आए। ऐसा नहीं कि बस ऊट पटांग कुछ भी बस लिख के आ गए, पूछा कुछ है कुछ लिख कर आ रहे हैं, यहां पर आपके मार्क्स कटते हो और ये आपका एग्जाम पास ही ना कर पाओ, इस चीज का कारण भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप अगर जो चीज मैं आपको टिप्स बताता चलूंगा ना वो आप ध्यान में रख के चलोगे। अगर आपके 60 नंबर आने वाले हैं तो आपके आराम से 70 आएंगे, अगर आपके 40 आने वाले हैं तो आराम से 50 आएंगे, 50 आने वाले हैं तो आराम से 60 आएंगे। मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 नंबर तो सिर्फ इसी वजह से बढ़ जाएंगे। बात समझ में आती है? चलिए अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहा हूं। कहता है अ रिटेलर कंपनी इंपोर्टेड गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1,30,000 इंक्लूडिंग 20,000 नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी एंड 10,000 रुपए रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। मतलब 1,30,000 तो उसने अपने वेंडर को इंपोर्ट करने में टोटल पैसा दिया, जेब से कितना पैसा गया 1,30,000, जिसमें 20,000 रुपए तो क्या था इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडेड थी और 10,000 रुपए रिफंडेबल परचेज टैक्सेस इंक्लूड थे, रिफंडेबल परचेज टैक्सेस इंक्लूड थे। बात समझ में आ गई? सर इतना जमा के क्यों बोल रहा हूं? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं ये 10,000 रुपए आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, इंक्लूडेड है, पार्ट नहीं बनना चाहिए कॉस्ट का, तो क्या करूंगा? घटा दूंगा। बात समझ में आती है? चलिए
इसका मतलब सर 1 लाख रुपए तो परचेज की नॉर्मल वैल्यू हो गई गुड्स की, उसके अलावा 20,000 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी थी और 10,000 रुपए रिफंडेबल टैक्सेस दिए। अच्छा सर 20,000 रुपए तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, वो जुड़ा हुआ भी है, ठीक है, जुड़ा हुआ भी है, जोड़ना भी था, तो क्या करूं, कुछ नहीं। बात समझ में आती है कैसे डिसीजन लेना है? मतलब मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि नॉन रिफंडेबल है तो घटा देना, रिफंडेबल है या रिफंडेबल है तो घटा देना, नॉन रिफंडेबल है जोड़ देना। मैं ये कह रहा हूं अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, आप रट्टा मत लगाओ कि हाँ ये जोड़ना होता है ये घटाना होता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी अगर है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए। अब कॉस्ट का पार्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वो आप देख लो, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि घटा देंगे या जोड़ देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि घटा देंगे या जोड़ देंगे, लेकिन वहां पे घटाने या जोड़ने का अल्टीमेट पर्पस क्या था कि पार्ट ऑफ कॉस्ट बनाना है अगर नॉन रिफंडेबल है, और अगर रिफंडेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब जुड़ा हुआ है तो घटा देंगे अगर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, और अगर मान लो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो क्या करूं, फिर कुछ मत करो ना, ऑलरेडी घटा हुआ है, जब जुड़ा हुआ नहीं है तो ऑलरेडी घटा हुआ है, और रिफंडेबल था तो कॉस्ट का पार्ट बनाना भी नहीं था, तो क्या करोगे, कुछ मत करो। बात समझ में आती है? तो ये आपको दिमाग से चलना है, बिल्कुल ठीक है, सेंसिबल दिमाग से सोचना है तो सारी चीजें सही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ इंपोर्ट गुड्स ट्रांसफर टू द रिटेलर अपॉन कलेक्शन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द हार्बर वेयरहाउस, ठीक है, हार्बर वेयरहाउस, ये सारी फालतू की बातें। आगे बढ़ते हैं। कहता है रिटेलर कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द गुड्स अपॉन कलेक्शन, ठीक है, गुड्स अपॉन कलेक्शन में आपको पे करना है। कहता है रिटेलर कंपनी इनकर्ड 5,000 टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू इट्स रिटेल आउटलेट एंड फर्दर 2,000 इन डिलीवरिंग द गुड्स टू इट्स कस्टमर। सर हमने तो रट्टा लगा लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमारा ऐड होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमारा ऐड हो जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस डेफिनेशन में कवर हो रही है, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, अगर इस डेफिनेशन में कवर हो रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपकी ऐड होगी, अगर इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है तो ऐड नहीं होगी। मुझे आप ये बताओ, मुझे आप बताओ कि अगर 5,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने वेंडर के आउटलेट से अपने यहाँ लाने में खर्च की है, तो इसका मतलब वो तो इस डेफिनेशन में कवर हो रही है, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इसका मतलब 5,000 तो जुड़ जाएगी। लेकिन जो फर्दर 2,000 है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी है, वो हमारी अपने गोडाउन से कस्टमर तक ले जाने में यूज हो रही है, हमारे गोडाउन से कस्टमर तक ले जाने में, मतलब वो ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वाली जो आपकी डेफिनेशन है वो फॉलो नहीं हो रही। तो दैट्स व्हाई 2,000 रुपए की जो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। बात समझ में आती है? चलिए उसके बाद में कहा फर्दर सेलिंग एक्सपेंस 3,000 वाज इनकर्ड इन सेलिंग द गुड्स, ये तो आपको पता ही आते ही नहीं है भाई, सेलिंग एक्सपेंस वाला, इसको भी मैं यही कह सकता हूं कि ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वाली जो डेफिनेशन है वो फॉलो नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई ये 3,000 सेलिंग कॉस्ट भी नहीं आएगी। बस उस डेफिनेशन को पकड़ के चलो। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें क्रक्स बनाते चले जाएंगे पूरे इंडेक्स का, तो वो क्रक्स है कि कौन सी कॉस्ट आएगी कौन सी नहीं आएगी, ठीक है। उस डेफिनेशन को, उस वर्डिंग्स को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो आपका एग्जाम में नई से नई आइटम का ट्रीटमेंट भी आ जाए आप आराम से दे दोगे। आप क्या करोगे, भाई साहब ये वाली डेफिनेशन में कवर हो रही है आइटम या नहीं हो रही है तो आएगी, नहीं हो रही तो नहीं आएगी, अब कुछ भी देता रहे तू। बात समझ में आती है? चलिए ठीक है, चलिए आइए इसका आंसर करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा अभी तो ये परचेज कॉस्ट का ही क्वेश्चन था, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह के तो अभी आगे देखेंगे हम। कॉस्ट ऑफ परचेज तो मैं क्या कहूंगा, परचेज प्राइस। भाई परचेज प्राइस कितना आएगा, परचेज प्राइस आएगा सर आपका 1,30,000 में से 20,000 तो इसके घटा दो इंपोर्ट ड्यूटी के और 10,000 रुपए इसके घटा दो, तो आपका परचेज प्राइस आ गया सर 1,00,000, ठीक है। अच्छा इसमें अलग से जोड़ देंगे हम इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में अलग से जोड़ दूं क्योंकि वो तो आपकी नॉन रिफंडेबल है, तो सर वो तो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगी। अच्छा सर इसमें जोड़ देंगे हम रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस भी सर इसमें जोड़ देंगे हम, ठीक है। सर जोड़ेंगे तो साइन तो बनाएंगे लेकिन यहां पे डैश मार देंगे,
बात समझ में आती है? ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि एक एक आइटम को आप लाइन आइटम का पार्ट तो बनाओ, ठीक है, और यहां पर अगर जोड़ना नहीं है, यहां जोड़ना नहीं है तो यहां पे डैश मार दो और ब्रैकेट में लिख दो ये आपका नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट एज पर इंड एज 2। बात समझ में आती है कि जो आपका पार्ट नहीं है वो, मतलब एग्जामिनर को क्या देखेगा, इसने रिफंडेबल टैक्सेस जोड़े, यहां पे वैल्यू डैश डाली, और डैश क्यों, जबकि वैल्यू तो 10,000 है, कायदे से 10,000 आनी चाहिए थी, हमने कहा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनता है एज पर इंड एज 2, ये आपका कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि पैसा वापस आ जाएगा ना। कॉस्ट क्या होती है, जो पैसा एक बार चला गया लेकिन वापस नहीं आएगा, वही तो मेरी कॉस्ट है। मैंने कहा पैसा दिया है लेकिन वापस आ जाएगा, तो आपकी जेब से अल्टीमेटली तो कुछ नहीं गया ना, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी वाली सर, वेंडर टू एंटिटी, एंटिटी मतलब हम जिसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वेंडर टू एंटिटी वाली तो आ जाएगी 5,000। फिर हम सर ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंटिटी टू कस्टमर, एंटिटी टू कस्टमर। सर ये वाली नहीं आएगी, इसका सर रीजन नॉट इनकर्ड, देखो अब मैं डिटेल में पूरा रीजन लिखूंगा, नॉट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द गुड्स, अच्छा द मैंने डबल लिख दिया, कोई बात नहीं, ब्रिंगिंग द गुड्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बात समझ में आती है? ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 1,25,000 रुपए की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा चलो सर, अगर इस फॉर्मेट को फॉलो कर ही रहे हैं, सर इस फॉर्मेट को फॉलो कर ही रहे हैं, तो हैंड टू हैंड यहां पर मैं आपका सेलिंग कॉस्ट भी डाल दूं और उस पर भी डैश डाल दूंगा और रीजन सेम लिख दूंगा, बिल्कुल। चलो इसको भी हैंड टू हैंड यही कर देते हैं, सेलिंग कॉस्ट ये आपकी सर नील, और रीजन क्या, सेम एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ये वाला आपको पूरा लिखना है। यहां पे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना है, ठीक है, रिस्क मत लेना कि हाँ आप भी सेम लिख दो, वो नहीं समझ पाएगा तो हो सकता है नंबर काट ले। अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना एग्जाम में, जो भी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता के आ जाओ, एग्जामिनर को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान समझो। जब आप ऐसा समझ लोगे ना तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आप मान के चलो इसको ABCD भी बता के आनी है, सब कुछ बता के आ जाओ जो आपको आता है, बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह स्पून फीडिंग करा के आओ उसकी कि हाँ भाई देखिए ये निकाल के दिया हमने तुझे, देख भाई इसका रीजन ना ये होता है, देख भाई इसका रीजन ये होता है, ये कॉस्ट अगर ऐड नहीं हुई है ना तो भाई इसका रीजन ये होता है, पूरा आप एकदम बता के आओ अपनी आंसर शीट में, ठीक है, बिल्कुल स्पून फीडिंग करा के आनी है। जैसे ही आप स्पून फीडिंग कराना शुरू करोगे एग्जामिनर को, समझ लो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया उसको, एकदम बिल्कुल एकदम अंगूठा टेक भी हो तो उसको भी समझ में आए कि भाई साहब ये लिखा है इसने। बात समझ में आती है? चलिए 1,25,000 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गई। प्रेजेंटेशन आपने देखी, प्रेजेंटेशन किस तरीके से हमने करी, एक एक लाइन आइटम को लिखा, जहां पर नहीं ऐड होना था वहां पे डैश डाला, और हर डैश के आगे रीजन, भाई जो कॉस्ट ऐड होनी है वो तो ऐड होनी है, उसमें क्या ही रीजन, जो नहीं होनी मेनली उसका कुछ रीजन होता है, ठीक है, तो वो चीज हमने क्या करा यहां पर लिख दिया। बात समझ में आती है? चलिए